रहमान रहीम। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि एफबीआर ने कार्रवाई की और इतने 100 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया। ये लोग जो है ये कंपनीज फ्लाइंग इनवाइसेज में या इस तरह के रिलेटेड टैक्स कारोबार में इन्वॉल्व थी। उसके बाद उन केसेस का कुछ पता नहीं चलता वो क्या होता है, लेकिन उन चीज़ों को बुनियाद बना के कानून में ऐसी चेंजेस कर दी जाती हैं कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है। कुछ अर्सा पहले जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जहां पे इवन सेल्स को कैप कर दिया गया था कि आप अपने 5 टाइम्स ऑफ द कैपिटल, और लायबिलिटीज़ बाद में इंट्रोड्यूस करवाई गई, उससे ज़्यादा सेल ही एनएक्जर सी में एंटर नहीं कर सकते, यानी पर मंथ सेल डिक्लेयर इतनी नहीं कर सकते। उसके अंदर टैक्स पेयर्स को, इवन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब उसी चीज़ को सस्पेंशन के लॉ के अंदर भी डाल दिया गया है कि अगर इस तरह का केस होता है फौरी तौर पे कमिश्नर उसको जो है वो सस्पेंड कर सकता है उस टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन को। इस तरह की कुछ और चेंजेस भी डी रजिस्ट्रेशन और सस्पेंशन के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। ज़रा क्विकली उनको देख लेते हैं कि किस तरह से इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सेल्स टैक्स का लॉ ये कहता है कि जब भी आप अपना कोई बिज़नेस वॉलंटरीली वाइंड अप कर रहे हों और आपका ये प्लान हो कि आप इसे फर्दर नॉट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को डी रजिस्टर करना है डिपार्टमेंट के पास। लॉ ये कहता था प्रीवियसली कि आप 90 दिन के अंदर अंदर, जब आपने बिज़नेस बंद करना है तो आप 90 डेज़ के अंदर अंदर आप हमें इंटीमेट करेंगे और फिर आप अपना बिज़नेस डी रजिस्टर कर सकते हैं आफ्टर सबमिशन ऑफ फाइनल सेल्स टैक्स रिटर्न, जो लॉ प्रिस्क्राइब करता था। अब लॉ में उन्होंने चेंजेस ये की हैं कि जो 90 डेज़ का पीरियड था उसकी जगह पे उन्होंने उसको 60 डेज़ कर दिया हुआ है और उसके साथ कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जैसे उस डेट के बाद जब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसको कहा जाता है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप कोई फर्दर इनवाइस इशू नहीं कर सकते, आप एनेक्जर डी सबमिट नहीं कर सकते, एंड द रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आप ये दोनों चीज़ें सबमिट नहीं कर सकते। इसके अंदर भी वही बात है, कहीं पे कुछ मेल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व रही होंगी जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को ये करना पड़ा। उसके अलावा डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको कोई इनपुट की टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी इस पूरा प्रोसेस के दौरान, और कोई भी एंड नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड शैल बी अलाउड टू एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन। यानी इस दौरान में आप भी, जो बंदा डी रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो भी कोई एनेक्जर के तहत, एनेक्जर सी के तहत फर्दर इनवाइस इशू कर देता है तो उसको भी कोई इनपुट नहीं मिलेगा, और इसको भी, जो पर्सन डी रजिस्टर हो रहा है, इसको भी कोई इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी इस प्रोसेस के दौरान। इस प्रोसेस के दौरान कमिश्नर अगर चाहे तो वो ऑडिट और इंक्वायरी कर सकता है डिटरमिन करने के लिए कि कोई इसकी तरफ टैक्स ड्यू तो नहीं है। उस प्रोसेस के दरमियान कमिश्नर आपसे रिक्वायर कर सकता है कि आप रिकॉर्ड जमा कराएं, और फिर जब आप अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे कॉन्सिक्वेंट अपॉन द एप्लीकेशन और इंक्वायरी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू डिस्चार्ज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, वो आपके रिकॉर्ड लेता है। आप समझ लें कि फ़ाइनल ऑडिट हो रहा होता है आपका। फाइनल ऑडिट में वो आपसे कहता है कि जी आपका लेट से कोई अमाउंट पेएबल बनती है या नॉट। अगर अमाउंट पेएबल बनती है तो वो कहता है कि जी आप टैक्स जमा करवाएं, ये वाला फ़ाइनल टैक्स, ताकि हम आपको जो है फ़ाइनल एक डी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ आपने फ़ाइनल रिटर्न भी जमा करवानी होती है। जब फाइनल रिटर्न जमा हो जाती है तो फिर वो कंप्यूटराइज सिस्टम ऑटोमेटिकली आफ्टर द सबमिशन ऑफ फाइनल रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इस सिस्टम को ऑटोमेटिकली टैक्स पेयर को डी रजिस्टर कर देता है। डी रजिस्ट्रेशन के बाद ऑब्वियसली आपकी जितनी भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, आपको फर्दर कोई कंप्लाई नहीं करना। इसी तरह से कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस की गई हैं सस्पेंशन के। सस्पेंशन टैक्स पेयर की जो है वो कमिश्नर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके हाथ में होती है, वो ड्यू टू एनी रीज़न। इसके अंदर लॉ में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वाली सस्पेंशन के जो राइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टन कंडीशंस कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। यानी अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि आप किसी फेक इनवाइस में इशूड हैं, या आप कोई टैक्स इवेड कर रहे हैं, या आपने कोई टैक्स फ्रॉड किया हुआ है, तो कमिश्नर जो है वो विदाउट एनी प्रायर नोटिस
और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर देगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का क्या मतलब है कि आप फर्दर किसी को कोई इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आपका स्टेटस एफबीआर में जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे बड़े ये होते हैं कि अगर आप लेजिटिमेट और जेन्युइन टैक्स पेयर हैं तो आपका जो सप्लायर है वो आपका रजिस्टर्ड जो स्टेटस है, अपडेट स्टेटस देख के कर रहा होता है, तो वो मोस्टली आपकी पेमेंट्स विद हेल्ड कर लेता है। ये पेमेंट्स विद हेल्ड करने से बिजनेसेस का, जेन्युइन बिजनेसेस का नुकसान होता है। इसलिए आम तौर पे एज ए कंसल्टेंट हम ये नहीं समझते कि विदाउट प्रायर नोटिस इनको ये राइट होना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात, कुछ मेल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व रही होंगी जहाँ पे विदाउट प्रायर नोटिस डिपार्टमेंट को ऑथोराइज़ किया गया है। लेकिन बहरहाल ये एक चैलेंजेबल डिस्कशन है। सेटिस्फेक्शन में वो ये कहता है कि किस बेसिस के ऊपर कर सकता है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस गिवन एड्रेस पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बहरहाल टैक्स पेयर की तरफ से एक प्रॉब्लम होगा अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पे टैक्स नहीं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि टैक्स पेयर आम तौर पे जो चेंज आता है वो अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको चाहिए कि आप बहुत एहतियात से, जैसे ही आप ऑफिस कहीं शिफ्ट करें, आप फौरी तौर पे डिपार्टमेंट के अंदर अपडेट करें। ऑनलाइन अपडेशन है। रिफ्यूज़ल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस और रिफ्यूज़ल टू फर्निश रिकॉर्ड्स। आपका कोई ऑडिट होता है, आप उसको या विज़िट होता है, आप उसको प्रेमिसेस विज़िट नहीं करने देते हैं, या वो आपसे कुछ रिकॉर्ड मांगते हैं, आप उसको रिकॉर्ड नहीं देते हैं, तो वो विदाउट फर्दर प्रायर नोटिस आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देता है। ये वो बात है जो मैं इंट्रो में डिस्कस कर रहा था कि 5 टाइम्स आपकी एक्टिविटी यानी सेल आपकी टोटल कैपिटल और लायबिलिटी से बढ़ जाती है तो वो भी आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। हमने प्रैक्टिकल इंस्टांसेस में जाके देखा है कि डिपार्टमेंट सिर्फ कैपिटल को लेके चल रहा होता है और वो जो लायबिलिटी आ रही होती हैं उसको लेके नहीं चल रहा होता, क्योंकि हमें पता है कि हर टैक्स पेयर जो है वो उसने अपनी इनिशियल बैलेंस शीट भी वहाँ पे अपलोड की होती है और फिर वो रेगुलर ईयरली बैलेंस शीट भी अपलोड करता है। तो वो जो वर्ड कैपिटल में आ रहा होता है डिपार्टमेंट उसको लेके चल रहा होता है और जो आईआरएस है वो भी उसके साथ लिंक्ड है। डिपार्टमेंट को चाहिए ये कि लॉ में चूंकि बोथ टर्म्स गिवन हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज़, तो उनके साथ इसको लिंक करे ताकि टैक्स पेयर को कम से कम प्रॉब्लम आए। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी इन दोनों से बढ़ गई है तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगी। मेकिंग मोर देन 10% परचेजेज फ्रॉम और मेकिंग 10% सप्लाईज टू अदर सस्पेंडेड पर्सनस। आपसे इत्तफाकन कोई किसी सस्पेंडेड पर्सन को से परचेज़ हो गई है या सेल हो गई है तो वो थोड़ी बहुत तो माफ़ है, लेकिन वो 10% से जैसे ही इंक्रीज़ करेंगी सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको सस्पेंड कर देगा। एक्सेप्ट सस्पेंशन में कुछ सस्पेंशन केसेस हैं जहाँ पे और वैल्यू ऑफ अबव ₹50 मिलियन और विच एवर इज़ हायर। ठीक है, या अगर आपकी 10% या 5 करोड़ रुपए की आपने सेल या परचेज़ कर ली है सस्पेंडेड पर्सन से, तो फिर आपको एक सस्पेंड कर दिया जाएगा अदर सस्पेंडेड पर्सन से लेने के जुर्म में। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ये प्रीवियसली 6 कंसेक्यूटिव मंथ से जिसके बाद सेल्स टैक्स रिटर्न होती थी, उस 3 को डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा उस 6 को प्रीवियसली 6 मंथ्स होती थी, अब डिपार्टमेंट ने उसको 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स कर दी है। अगर आप 3 कंसेक्यूटिव मुसलसल 3 महीने सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। इसी तरह से नल फाइलिंग है। नल फाइलिंग ये होती है कि जहाँ पे आप ना कोई इनपुट क्लेम कर रहे हैं और ना आप कोई आउटपुट क्लेम कर रहे हैं, आप सिंपली ये कहते हैं कि जी मैंने नल रिटर्न फाइल कर दी है। अच्छा, अब लॉ के अंदर नल रिटर्न का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस में जो चेंज की गई है कि अगर आप 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स में नल एक्टिविटी शो करते हैं तो आपको अगेन एक दफ़ा जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बहरहाल एक स्ट्रिंजेंट मेजर है, समटाइम्स ड्यू टू एनी। उसमें आप ये कर सकते थे कि आप उसके अंदर डाल दें कि जी अगर 6 महीने से आपने बियॉन्ड डालना है तो आप हमें कुछ नोटिस एक डाल दें, उसके अंदर आप हमें रीजंस मेंशन कर दें कि जी आप क्यों रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, क्यों नल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या आप और साथ हमें इंटीमेट करें कि जी आप कब तक, अगले कितने महीनों में आप नल रिटर्न बंद करके एक्टिविटी शो करना शुरू कर देंगे। को 2-3 महीने 4 महीने का इसका भी एक पीरियड दिया जाना चाहिए। कोई टैक्स फ्रॉड के एम्बिट में कोई चीज़ आ जाती है, डेफिनेटली डिपार्टमेंट का राइट है वो सस्पेंड करे आपको फॉर एनी अदर रीज़न स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड नोटिफाई कर सकता है
और टैक्स पेयर को सस्पेंड कर सकता है। तो ये थोड़ी सी विदाउट प्रायर नोटिस जो है ये बहरहाल एक स्ट्रिंजेंट मेजर है। अदरवाइज़ रिस्टोर किस तरह से होंगी जी, जब आपकी इंक्वायरी हो जाएगी, आपका रिप्लाई आ जाएगा और कमिश्नर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे देगा रजिस्टर्ड पर्सन को, एंड कमिश्नर इज़ सेटिस्फाइड। यानी आपको उसको सेटिस्फाई करना है विद ऑल रिस्पेक्ट्स कि आप जेन्युइन बिजनेस हैं, आप कंप्लाई करते हैं इनपुट की आउटपुट की रेगुलेशंस को, 5 टाइम्स आपकी सेल ज़्यादा नहीं है उस महीने में, अगर ज़्यादा है तो फिर आप उसकी अप्रूवल लें। अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो उसका कमिश्नर की भी ड्यूटी लगाई गई है कि विद इन 30 डेज़ ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई वो आपकी सस्पेंशन को ख़त्म करे और आपको रीवोक करे एज एन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पर्सन इन सेल्स टैक्स रिटर्न। तो ये सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस थी।